हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जॉन स्टुअर्ट मिल के राज्य और शासन संबंधी विचार तथा निर्वाचन सुधार के संबंध में सुझाव के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीएस मिल के संसद संबंधी सुझाव बताने जा रहा हूं कि मिल ने संसद के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए, संसद को सुधारने के संबंध में, संसद की कार्यशैली के संबंध में कौन कौन से उसने सुझाव दिए। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जेएस मिल की आलोचना भी बताऊंगा कि जेएस मिल के सिद्धांतों की या जेएस मिल के विचारों की किस आधार पर आलोचना की जाती है और मिल द्वारा दिए गए योगदान से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं जेएस मिल के संसद संबंधी सुधारों की तरफ। जेएस मिल ने संसद के संबंध में क्या क्या सुझाव दिया है। तो मिल के अनुसार संसद का वास्तविक कार्य प्रशासन का संचालन करना नहीं होना चाहिए। प्रशासन का संचालन करना संसद का कार्य नहीं है, बल्कि प्रशासन की निगरानी करना है। मिल कहता है कि संसद का जो कार्य होता है वह प्रशासन करना नहीं होता है, बल्कि प्रशासन की निगरानी करना होता है। वह कहता है कि एक प्रतिनिधि सभा का वास्तविक कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि वह उसके लिए अयोग्य है, क्योंकि वह शासन करने के लिए अयोग्य है, इसलिए उसका कार्य प्रशासन करना नहीं है। इसके बजाय उसका वास्तविक कार्य शासन का निरीक्षण करना, शासन के ऊपर नियंत्रण करना है। इस उद्देश्य से उसका कार्य कार्यपालिका के कार्यों को प्रकाशित करना और अनुचित समझे जाने वाले कार्यों का पर्दाफाश करना है तथा अनुचित सिद्ध होने पर उसकी निंदा करना है। यानी कि कार्यपालिका जो अनुचित कार्य करती है उस अनुचित कार्यों की निंदा संसद के सदस्यों के द्वारा की जानी चाहिए और संसद के सदस्यों को चाहिए कि वह कार्यपालिका का समय समय पर निगरानी करते रहें। प्रशासन यानी कि कार्यपालिका का समय समय पर निगरानी करते रहें, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करते रहें, कार्यपालिका को समय समय पर दिशा निर्देशन देते रहें। ये सारे कार्य कार्यपालिका के संबंध में सारे कार्य किसको सौंपे जाने चाहिए? ये संसद को सौंपे जानी चाहिए कि वो कार्यपालिका का निगरानी करे, निरीक्षण करे, परीक्षण करे और उनको समय समय पर दिशा निर्देशन भी देती रहे। इसके अलावा शासन प्रशासन का कार्य जिनको सौंपा जाता है, जैसे कि मंत्रियों को सौंपा जाता है, तो जो शासन प्रशासन का कार्य जिनको सौंपा जाता है, जिनको निरीक्षण करने का कार्य सौंपा जाता है, यदि वह अपने कार्यों में लापरवाही बरतें या वह भ्रष्ट साधनों का उपयोग करें या सत्ता का दुरुपयोग करें, तो ऐसे शासकों को पदच्युत कर देना चाहिए। संसद को चाहिए कि ऐसे शासकों को पदच्युत कर दे और उसके स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करे। तो जैसे हम देखते हैं कि संसद कार्यपालिका का प्रशासन करती है, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। जैसे हम देखते हैं कि संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका का जो कार्य होते हैं विभिन्न मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं, विभिन्न मंत्रियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। इन मंत्रियों के ऊपर संसद का नियंत्रण रहता है, विधायी नियंत्रण रहता है, संसद का नियंत्रण रहता है और संसद समय समय पर मंत्रियों के कार्यों की जांच करती रहती है और मंत्रियों के कार्यों का लेखा जोखा तैयार करती रहती है। और जो मंत्री असमर्थ होते हैं उन मंत्रियों को मंत्रालय का कार्यभार उनसे छीन लिया जाता है, यानी कि मंत्रालय का दायित्व उनसे छीन लिया जाता है, उसके स्थान पर किसी दूसरे को मंत्री बना दिया जाता है। तो इस तरह से मिल कहता है कि प्रशासन के संचालन का कार्य संसद के बजाय नागरिक सेवाओं के सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए, नागरिक सेवाओं के सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। जैसे कि जो आईएएस स्तर के हैं या पीसीएस स्तर के हैं, इनके द्वारा प्रशासन का कार्य होना चाहिए। प्रशासन का संचालन कौन करता है? आईएएस करते हैं, पीसीएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, यानी कि जो संघीय लोक सेवा आयोग के कर्मचारी होते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारी होते हैं, इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा, इन्हीं अधिकारियों के द्वारा प्रशासन का कार्य किया जाता है। तो मिल कहता है कि संसद के सदस्य अयोग्य होते हैं, वह प्रशासन कुशलता से नहीं कर सकते हैं, वह केवल निगरानी कर सकते हैं। जैसे कि किसी मंत्रालय का कोई मंत्री होता है तो मंत्रालय से संबंधित विभिन्न दायित्व, विभिन्न कार्यों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, वह अज्ञात होता है विभिन्न कार्यों को करने से। वह केवल मंत्रालय का निरीक्षण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है, निगरानी कर सकता है, वह कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि मंत्री जो कार्य करते हैं, मंत्रालय के जो मंत्रालयों
का कार्य किया जाता है वो उस मंत्रालय के सचिव होते हैं, उन सचिवों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। जैसे किसी भी मंत्री को कोई मंत्रालय दे दिया जाए तो उस मंत्रालय का एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, जो कि मंत्री के अधीन कार्य करता रहता है, मंत्री को अपने कार्यों से अवगत कराता रहता है। तो इस तरह से जो प्रशासन का कार्य होना चाहिए वह सिविल सर्विसेज सिविल कर्मचारियों के द्वारा या सिविल अधिकारियों के द्वारा किए जाने चाहिए, यानी कि नागरिक सेवाओं के सदस्यों के द्वारा किए जाने चाहिए। मिल कहता है इसके अलावा संसद को एक शिकायत समिति या एक मत समिति के रूप में भी कार्य करना चाहिए। इसके अलावा मिल कहता है कि संसद को एक शिकायत समिति या मत समिति के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी कि यह विभिन्न जो शिकायतें इसके पास आती हैं उन शिकायतों का निस्तारण करने का कार्य किसका होना चाहिए? संसद का होना चाहिए। तो इस तरह से मिल के अनुसार संसद का वास्तविक कार्य शासन करना नहीं है, वरन विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श करना है तथा जनमत की क्या राय है इसे प्रशासन को अवगत कराना है। यानी कि संसद का कार्य क्या होता है? जनमत की क्या राय है इसे प्रशासन को अवगत कराना होता है और समय समय पर जनहित संबंधी कार्यों के लिए प्रशासन को निर्देश देना भी संसद का कार्य होता है। तो इस तरह से संसद को प्रशासन को यह निर्देश संसद के द्वारा प्रशासन को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि वह जनहित के संबंध में कार्य करें या जन कल्याणकारी कार्य करते रहें। संसद का कार्य क्या है? प्रशासन करना। किसका? कार्यपालिका के ऊपर प्रशासन करना। तीसरा हम आते हैं समस्याओं पर विचार विमर्श करना। तीसरा मिल कहता है कि संसद का कार्य होता है विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना। जो देश की समस्याएं होती हैं, जो राष्ट्र की समस्याएं होती हैं या समाज की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान संसद के द्वारा किया जाना चाहिए। संसद के सदस्यों को चाहिए कि समय समय पर वह संसद का अधिवेशन करें और अधिवेशन करने के उपरांत जो जनता की समस्याएं हैं या राष्ट्र की समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करें और उस संबंध में विधि बनाकर प्रशासन के अधिकारियों को वह निर्देशित कर दें कि उनको कौन कौन से कार्य करना है। तो संसद का कार्य क्या होना चाहिए? समस्याओं का निस्तारण करना संसद का कार्य होना चाहिए। विधि निर्माण विधि आयोग द्वारा कराना चाहिए। अब मिल कहता है कि संसद चूंकि विशाल होती है, यानी कि विशाल आकार की होती है, इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए विधि निर्माण का कार्य बहुत शीघ्रता से संपादित नहीं हो सकती है। विधि निर्माण करने में संसद को महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो संसद को विधि निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि विधि निर्माण का जो कार्य होता है वह एक विधि आयोग को दे देना चाहिए। विधि आयोग को दे देना चाहिए और विधि आयोग उस विधि का निर्माण करे। विधि आयोग उस विषय पर विधि का निर्माण करे। जब विधि आयोग के द्वारा विधि का निर्माण हो जाता है तो संसद को उस विधि पर सामान्य बहस करके उस विधि को पारित कर देना चाहिए। इस तरह से संसद के पास समय का अभाव होता है, संसद के पास विभिन्न कार्य होते हैं, विभिन्न विधि का निर्माण करना होता है, तो सभी विधियों का निर्माण संसद के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विधि निर्माण संबंधी कार्य विधि आयोग को सौंप देना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रदत्त विधायन कहते हैं। प्रदत्त विधायन क्या होता है? प्रदत्त विधायन क्या होता है? जिसके तहत संसद के पास समय नहीं होता है किसी विषय पर विधि बनाने के लिए, तो उस विषय से संबंधित कमेटी को वह विषय दे देती है जिस पर वह कमेटी कानून बनाती है। उस कमेटी को कानून बनाने के लिए वह कह देती है, विधि निर्माण करने के लिए वह अधिकृत कर देती है और वह कमेटी उस विषय पर कानून बनाकर उसकी रूपरेखा संसद को प्रस्तुत कर देती है और संसद सामान्य बहस के पश्चात उस विधि को पारित कर देता है, जिसको हम प्रदत्त विधायन की संज्ञा दे सकते हैं या जिसको हम प्रदत्त विधायन कहते हैं। तो इस तरह से विधि निर्माण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए? विधि आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। पांचवा है द्वितीय सदन में हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व। अब यहाँ मिल कहता है कि जो संसद का द्वितीय सदन है, जैसे कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और भारत में राज्यसभा है। इसी तरह से विभिन्न देशों में, जिन देशों में द्विसदनी शासन व्यवस्था है, द्विसदनी व्यवस्था है, वह कहता है कि जो दूसरा सदन है, जो द्वितीय सदन है, इनमें जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वह जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हितों के आधार पर होना चाहिए। द्वितीय सदन में
हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। अब हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व कैसा है? जैसे कि समस्त शिक्षक वर्ग जो होता है वह एक शिक्षक एमपी का चुनाव कर ले, व्यावसायिक वर्ग जो होते हैं, जो डॉक्टर वर्ग होता है वह एक डॉक्टर एमपी का चुनाव करें, जो मजदूर वर्ग होता है वह एक मजदूर एमपी का चुनाव करें, यानी कि जिनके हित अलग अलग हैं। तो हितों के अनुसार द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जब हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व संसद में दिया जाएगा, संसद के द्वितीय सदन में दिया जाएगा, तो इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो शिक्षक वर्ग होगा या जो शिक्षक एमपी होगा, शिक्षक सांसद होगा, तो वह अपने अपने वर्ग की समस्याओं को बखूबी जानता है, अच्छी तरह से जानता है, और अपने वर्ग की समस्याओं को वह सदन में रख सकता है, अच्छी तरह से सदन में रख सकता है। जैसे कि शिक्षक एमपी जो होता है वह शिक्षकों की समस्याओं से अवगत होता है। इसी तरह से जो मजदूर, जो श्रमिक एमपी होता है, जो श्रमिकों के द्वारा चुनाव किया जाता है, तो वह जो श्रमिक एमपी होगा, श्रमिकों के हितों के आधार पर जो जिनका प्रतिनिधित्व होगा वह श्रमिक वर्ग की समस्याओं से परिचित होगा। इसी तरह से जो चिकित्सक एमपी होगा वह चिकित्सक वर्ग की समस्याओं से परिचित होगा। तो सभी जो एमपी होंगे, विभिन्न हितों के आधार पर चुने गए जो एमपी होंगे, जो सांसद होंगे या संसद के सदस्य होंगे, वह अपने अपने हितों से संबंधित बातों को आसानी से रख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी समस्याओं से परिचित होते हैं। इसीलिए मिल करता है कि संसद के द्वितीय सदन में जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब फिर मिल करता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्तों पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये उसका कहना है कि संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ते देने से उनमें सेवा भाव कम होगा, यानी कि सेवाभावी व्यक्ति बनने की बजाय वह धूर्त भाषणबाज बनेंगे, यानी कि गलत व्यक्ति संसद में प्रवेश कर जाएंगे। यदि संसद के सदस्यों को एक आकर्षक वेतन दिया जाएगा, भत्ते दिया जाएगा, तो इसमें जो लालची या लोभी व्यक्ति होंगे वह प्रवेश करना चाहेंगे, वह संसदीय सुविधा या संसद की विशेषाधिकार को अपनाना चाहेंगे। तो ऐसे में जो संसद के सदस्य होते हैं या संसद के सदस्यों को वेतन और भत्तों में कमी कर दी जाए, उनको नाम मात्र का वेतन और नाम मात्र का भत्ता दिया जाए या बिल्कुल भी न दिया जाए। इससे यह परिणाम होगा कि जिनमें राष्ट्र की भावना होगी, जिनमें राष्ट्र सेवा की भावना होगी, समाज सेवा की भावना होगी, देश सेवा की भावना होगी, और जो समाज के लिए आगे आना चाहेंगे, वही लोग चुनकर संसद में जाएंगे, और जब संसद में ऐसे व्यक्ति जाएंगे तो वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा करते रहेंगे। तो इसीलिए मिल करता है कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इन विभिन्न सुझावों के द्वारा मिल संसद को वास्तविक दृष्टि से जनमत का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनाना चाहता था, कि ये जो संसद हो यह जनमत का वास्तविक रूप से पूर्ण प्रतिनिधित्व करें, ताकि लोकतंत्र के सफल संचालन में अपनी अपेक्षित भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके या निर्वाह किया जा सके। यानी कि संसद लोकतंत्र की सफलता के लिए या लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अपेक्षित भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके। जैसा कि मिराबो का कहना है कि वह प्रतिनिधि सभाओं को जनप्रतिनिधित्व की दृष्टि से मानचित्रों की तरह से बनाना चाहता था। वह प्रतिनिधि सभाओं को जनप्रतिनिधित्व की दृष्टि से मानचित्रों की तरह से बनाना चाहता था, यानी कि मिल एक मैप की तरह से संसद को बनाना चाहता था, जिनमें लघु स्तर पर देश की हर भौगोलिक विशेषताओं को उचित अनुपात में दर्शाया जाता है, ताकि उनमें देश के विद्यमान हर छोटे बड़े मत का अपनी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हम नक्शा देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, यानी कि मैप हम जिस तरह से देखते हैं, मैप में जो विभिन्न उसमें चित्रण किया रहता है अनुपात के आधार पे, यानी कि वहाँ पे नदी दर्शाए जाते हैं, जंगल दर्शाए जाते हैं, पहाड़ दर्शाए जाते हैं, भूमि दर्शाई जाती है, उनके अनुपात के आधार पे सब कुछ दर्शाया जाता है। जब हम मानचित्र देखते हैं या मानचित्र उठाते हैं, मैप को उठाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ समुद्र है, कहाँ पर्वत है, कहाँ जंगल है। तो इसी तरह से जो संसद होना चाहिए उसमें भी हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हितों के यानी कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए। शिक्षक वर्ग का, इंजीनियर वर्ग का, चिकित्सक वर्ग का, व्यवसायी वर्ग का,
श्रमिक वर्ग का इत्यादि सभी हितों का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि मिल के विचारों की आलोचना, कि मिल के विचारों की आलोचना किस आधार पर की जाती है। मिल के विचारों की आलोचना का पहला आधार यह है कि मिल ने संसद के सुधार के लिए या निर्वाचन के सुधार के लिए योग्यता का निर्धारण किया है। मतदाता के लिए योग्यता का निर्धारण असंगत है। मिल ने मतदाता के लिए योग्यता का निर्धारण किया है जो कि असंगत है। उसने मतदाताओं के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता जैसे शिक्षा संबंधी और संपत्ति संबंधी योग्यता निर्धारित की है। वह कहता है कि जो शिक्षित वर्ग होते हैं या जो संपत्तिशाली वर्ग होते हैं उनको ही मत का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षित वर्ग को मत का अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षित वर्ग जो होता है वह उचित अनुचित को अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है। वही सरकार के कार्यों का विश्लेषण कर सकता है, वही दलों के बारे में विश्लेषण कर सकता है कि कौन सा दल कौन सा दल अच्छा है, कौन सा दल बुरा है या कौन सी सरकार अच्छी है, वही अच्छी तरह से निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए मत देने का अधिकार केवल शिक्षित वर्ग को मिलना चाहिए। इसी तरह से मिल कहता है कि मत देने का अधिकार संपत्तिशाली वर्ग को मिलना चाहिए क्योंकि वह देश की सबसे अधिक सेवा करते हैं, देश की सबसे अधिक सेवा करते हैं और कर भी देते हैं। क्योंकि मिल कहता है कि जो संपत्तिशाली वर्ग होता है वह अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है, अधिक उत्तरदायी होता है, निर्धनों की अपेक्षा वह अधिक उत्तरदायी होता है। वह राष्ट्र के लिए अधिक सेवा करना चाहता है, समाज के लिए अधिक सेवा करना चाहता है। वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करता है, राजनीति में भी रुचि लेता है। लेकिन जो निर्धन वर्ग होता है वह न तो राजनीति में रुचि लेते हैं न तो समाज और राष्ट्र की सेवा में आगे आते हैं। तो इस तरह से मिल ने मतदाता के लिए शिक्षा और संपत्ति संबंधी योग्यता का निर्धारण किया है जो कि गलत है। यदि मिल के अनुसार मतदाता के लिए योग्यता निर्धारित कर दिया जाए तो अधिकांश लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो मिल द्वारा वर्णित योग्यता के आधार पर केवल कुछ ही लोगों को मतदान का अधिकार मिल सकेगा जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। जो कम धनी होते हैं या जो निर्धन वर्ग होता है या जो श्रमिक वर्ग होता है या जो अनपढ़ वर्ग होता है वह भी चिंतन मनन कर सकता है, वह भी उचित अनुचित में भेद स्थापित कर सकता है, वह भी सत्य असत्य में भेद स्थापित कर सकता है। उसके अंदर वह भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा न हो लेकिन उसके अंदर भी तर्क वितर्क की क्षमता होती है, वही सत्य और गलत को पहचानने की शक्ति होती है। इसलिए मतदान का अधिकार क्या होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए, यानी कि सार्वजनीन होना चाहिए। सभी लोगों को मत का अधिकार मिलना चाहिए। मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। उसने निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है क्योंकि मिल का कहना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होने से अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, यानी कि जिनकी संख्या कम है उनको भी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। लेकिन मिल द्वारा सुझाया गया यह सिद्धांत सामान्य जन के समझ से बाहर है। आम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझ नहीं सकते हैं। जो आम जनता होती है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को या इसकी जो पद्धति होती है इस पद्धति को समझ नहीं पाती है। तो इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन तंत्र में लागू करना या चुनाव में लागू करना यह क्या है? निरर्थक है, यह अनुचित प्रतीत होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जितने भी छोटे छोटे दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनको अवांछनीय प्रोत्साहन मिल सकता है और उनको जब वह शासन व्यवस्था में प्रवेश करेंगे तो देश में राजनीतिक वातावरण दूषित होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि तब राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और शासन व्यवस्था में संसद में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल हो जाएंगे। इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न हो सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व केवल वही संभव है जहाँ पढ़े लिखे लोग हों और कुछ निर्वाचन में ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को खुला नहीं करना चाहिए, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी निर्वाचन में नहीं लागू किया जाना चाहिए, केवल कुछ ही निर्वाचनों में लागू किया जाना चाहिए। मिल के विचारों की तीसरी आलोचना की जाती है कि मिल ने खुला मतदान का समर्थन किया है, खुला मतदान पद्धति का समर्थन किया है। तो जो मिल ने खुला मतदान पद्धति का समर्थन किया है, यह खुला मतदान पद्धति अनुचित प्रतीत होती है। यह अनुचित है क्योंकि खुला मतदान होने से देश का, समाज का वातावरण दूषित हो जाएगा, जगह जगह दुश्मनी पैदा हो जाएगी, जगह जगह संघर्ष और कलह पैदा हो जाएगा
और इस दृष्टि से गुप्त मतदान ही उचित है, गुप्त मतदान ही उचित है। क्योंकि खुले मतदान, जहां खुली मतदान होती है वहां पर लोग पहली बात तो वोट नहीं देना चाहेंगे, वह लोग वोट नहीं देना चाहेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे, और जो हिस्सा लेना चाहेगा उसको दूसरे दल से या दूसरे व्यक्तियों से या विरोधी व्यक्ति से उसकी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। क्योंकि सामने से वह समझ सकेगा, सामने से वह जान जाएगा कि कौन किसको वोट कर रहा है। तो इस तरह से समाज में विषमता व्याप्त हो जाएगी, संघर्ष का वातावरण हो जाएगा, दुश्मनी का भाव पैदा होगा। इसलिए खुला मतदान पद्धति गलत है। खुला मतदान पद्धति की जगह हमें गुप्त मतदान पद्धति को ही अपनाना चाहिए। मिल ने विधि निर्माण के लिए प्रदत्त विधायन का सुझाव दिया है। वह कहता है कि संसद की संख्या विशाल होती है, इसमें संसद की संख्या विशाल होती है, और इसलिए विशाल होने के कारण जो विधि निर्माण का कार्य होता है उसमें शीघ्रता नहीं हो पाती है, वह काफ़ी विलंब से होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि विधि बनाने में संसद को सालों साल लग जाता है, फिर भी विधियां बन नहीं पाती हैं और उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसलिए मिल कहता है संसद को चाहिए कि वह विधि निर्माण का कार्य समितियों को सौंप दे, कमेटी को सौंप दे, और कमेटी विधि का काम करे। लेकिन मिल का यह सुझाव गलत है, क्योंकि संसद का काम क्या, संसद जो है, संसद में जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है या जनता के प्रतिनिधि संसद में होते हैं। तो इन प्रतिनिधियों का कार्य होता है कि वह अपनी जनता की समस्याओं के लिए, जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए विधि का निर्माण करें। क्योंकि प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझ सकता है, उनके अपने क्षेत्र की ज़रूरतों को, अपनी जनता की ज़रूरतों को समझ सकता है। ये जो कमेटी होती है, ये कमेटी अच्छी तरह से नहीं जान सकती, ज़मीनी हकीकत को नहीं जान सकती है। ज़मीनी हकीकत को नेता ही जान सकते हैं, राजनेता ही जान सकते हैं, संसद के सदस्य ही जान सकते हैं। इसलिए विधि निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाना चाहिए। तो मिल का यह सुझाव गलत है कि वह प्रदत्त मिल का सुझाव यह गलत है जो कि उसने प्रदत्त विधायन का सुझाव दिया है। मिल ने बहुल मताधिकार का समर्थन किया है, लेकिन यह जो बहुल मताधिकार है यह अप्रजातांत्रिक है। मिल पढ़े लिखे लोगों को एक से अधिक मत देता है, पढ़े लिखे लोगों को एक से अधिक मत देता है। वह कहता है जो जिनके पास शैक्षिक योग्यता होती है, संपत्ति की योग्यता होती है, उसको एक से अधिक मत का अधिकार मिलना चाहिए। तो मिल जब बहुल मताधिकार का समर्थन करता है, इसी समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, विषमता उत्पन्न हो जाएगी, समाज में संघर्ष और विषमता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए बहुल मताधिकार का सिद्धांत या सुझाव अप्रजातांत्रिक है। तो मिल द्वारा दिया गया यह बहुल मताधिकार का सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। मिल कहता है कि जो लोग योग्य होते हैं, जिनके अंदर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता होती है, उनको एक से अधिक मत का अधिकार मिलना चाहिए। परंतु इस प्रणाली से समाज में विषमता उत्पन्न हो जाएगी, वर्ग भेद स्थापित हो जाएगा, वर्ग संघर्ष का जन्म होगा तथा सामाजिक व्यवस्था और अशांति का जन्म हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही मत का अधिकार देना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार ही सर्वथा मान्य होना चाहिए। यानी पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का सिद्धांत अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मिल ने इसकी छठी आलोचना की जाती है कि संपत्तिशाली वर्ग को अत्यधिक महत्व दे दिया है। मिल ने अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में संपत्तिशाली वर्ग को अत्यधिक महत्व दे दिया है और मिल ने स्वतंत्रता के हित में समानता को बलि चढ़ा दिया है। मिल आर्थिक विषमता का समर्थन करता है और संपत्तिशाली वर्ग को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है और मताधिकार भी संपत्ति के आधार पर निश्चित करता है। मिल मताधिकार भी संपत्ति के आधार पर ही निश्चित करता है। अतः मिल के अनुसार स्वतंत्रता सिर्फ संपत्तिशाली वर्गों के लिए ही है। मिल के विचारों का अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो स्वतंत्रता है वह केवल संपत्तिशाली वर्गों के लिए है, लेकिन बिना समानता के स्वतंत्रता निरर्थक है। बिना स्वतंत्रता के समानता निरर्थक है। समानता के आधार पर प्रदान की गई स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। समानता भी होनी चाहिए और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। अतः मिल का प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र समानता के अभाव में लोकतंत्र का रूप धारण कर पाने में असमर्थ होता है। वेपर क्या कहते हैं कि मनुष्यों के मध्य मौलिक समानता के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिरक्षण करने में मिल की असफलता उसके लोकतंत्र के प्रतिरक्षण की वास्तविक दुर्बलता है। तो इस तरह से मिल के सिद्धांतों की आलोचना भी की जाती है।
आइए देखते हैं मिल द्वारा दिया गया योगदान। हालांकि मिल के सिद्धांतों की आलोचना की जाती है, मिल के विचारों की आलोचना की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल के जितने भी विचार हैं वह सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, अप्रासंगिक हैं। मिल के राजनीतिक चिंतन के तर्क संगत और सुसंबद्ध नहीं होने के कारण उसकी कड़ी आलोचना की गई है और उसे समाज में अस्थिरता और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला घोषित किया गया है। जैसा कि CEM जोड़ कहते हैं, जोड़ CEM जोड़, जैसा कि CEM जोड़ कहते हैं कि उसके विचारों में विरोध, असंगति और अस्पष्टता है और उसके कई तर्क थोथे और बाह्य दृष्टि से ही असत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन मिल के विचारों में अनेक कमियां होने के बावजूद भी उसने अपने समय को गहरे रूप से प्रभावित किया है। जैसा कि बाउल महोदय का कहना है, जैसा कि बाउल महोदय कहते हैं, जैसा कि बाउल महोदय कहते हैं कि यदि चिंतक का स्तर नीतियों को प्रभावित करने की दृष्टि से आंका जाए, तो मिल का स्तर बहुत ही ऊंचा आंका जाना चाहिए। मिल एक तर्कशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा एक राजनीतिक चिंतक के रूप में वह अपने समय का भविष्य दृष्टा माना जाता है। मिल अपने युग का अग्रणी उदारवादी था। चिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसने जो विचार दिए हैं, जो लेख दिए हैं, वह राजनीतिक साहित्य की अमर निधि है। वैयक्तिक स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में वह मिल्टन, रूसो, थॉमस पेन और जेफरसन आदि के समकक्ष है। और जैसा कि वेपर ने उसे एक असंतुष्ट जनतंत्रवादी घोषित किया है। वेपर मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी या जनतंत्रवादी घोषित करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, कंपटीशन एंड ट्रेडिशनल। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिल को असंतुष्ट प्रजातांत्रिक किसने कहा है। तो मिल को असंतुष्ट प्रजातांत्रिक वेपर ने कहा है। मिल ने अपनी कृतियों में महिला समानता का पक्ष लिया, महिला स्वतंत्रता का पक्ष लिया, महिला मताधिकार का समर्थन किया और उसने व्यक्ति को महत्व दिया, वह गुण और नैतिकता को महत्व दिया है। अधिकांश देशों में उस समय महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, महिलाओं को समानता प्राप्त नहीं थी। तो मिल ने अपने सिद्धांतों में महिला समानता का बीज बोया, महिला समानता का पक्ष लिया, महिला समानता की बातें कहीं और महिला स्वतंत्रता की बातें कहीं और इसके साथ ही साथ उसने महिला मताधिकार का भी समर्थन किया है। मिल ने अपनी कृतियों में महिला मताधिकार का समर्थन किया है और जिस पर यूरोप के अधिकांश देशों ने महिला मताधिकार पर अपनी मुहर लगा दी। मिल के इस सुझाव से अधिकांश देशों ने महिलाओं को भी मताधिकार देना सुनिश्चित किया या महिलाओं को भी मताधिकार देना प्रारंभ किया। इसी तरह से मिल गुण को महत्व देता है, नैतिकता को महत्व देता है। जैसा कि बेंथम का जो उपयुक्ततावाद है वह मात्रात्मक है, मिल का उपयुक्ततावाद क्या है, गुणात्मक है। तो वह गुणों को महत्व देता है, गुणों के साथ साथ नैतिकता को महत्व देता है। वह केवल भौतिक सुखों पर महत्व नहीं देता है, वह नैतिक सुखों पर भी महत्व देता है। वह कहता है कि नैतिकता ही एक ऐसी चीज है जिससे कि राष्ट्र और समाज को बांधा जा सकता है। नैतिकता के द्वारा ही हम राष्ट्र को बांध कर रख सकते हैं, समाज को बांध कर रख सकते हैं और अपने लोगों को बांध कर रख सकते हैं। केवल भौतिक सुखों पर बल देने से समाज विकृत हो जाएगा, राष्ट्र विकृत हो जाएगा। इसलिए नैतिकता को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। तो मिल अपने सिद्धांतों में गुणों को महत्व देता है, नैतिकता को महत्व देता है। राजनीतिक चिंतन को मिल की सर्वोच्च देन उसका व्यक्तिवाद है, जिसे उदारवाद कहना अधिक उपयुक्त होता है। राजनीतिक चिंतन को मिल की सर्वोच्च देन उसका व्यक्तिवाद है, जिसे उदारवाद कहना अधिक उपयुक्त होगा। वान हम्बोल्ट के यह शब्द मिल के मूल विश्वास को व्यक्त करते हैं। वान हम्बोल्ट मिल के बारे में कहते हैं
वान हम्बोल्ट मिल के बारे में कहते हैं कि इन पृष्ठों में विकसित प्रत्येक युक्ति एक ही महान और प्रधान सिद्धांत की और प्रत्यक्ष रूप से संकेत करती है, और वह है अपनी विविधता के साथ मानव विकास का महत्व। अपनी विविधता के साथ मानव विकास का महत्व। मिल का यह विश्वास सही भी था कि कुछ ही ऐसे प्रतिभाशाली और तेजस्वी व्यक्ति होते हैं जो समय समय पर मानव सभ्यता को प्रगतिशील बनाते हैं। तो उसके कथन की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उसके कथन की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये थोड़े से लोग पृथ्वी के लवण हैं। ये थोड़े से लोग पृथ्वी के लवण हैं। इनके बिना मानव जीवन गतिहीन हो जाएगा। इनके बिना मानव जीवन गतिहीन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि समाज में सभी लोग रहते हैं, लेकिन सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं, सबकी भावनाएं अलग होती हैं। सभी लोग राष्ट्र देश सेवा के लिए तैयार नहीं होते हैं, समाज सेवा के लिए तैयार नहीं होते हैं, राजनीति के लिए तैयार नहीं होते हैं। केवल कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति को नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं, राष्ट्र को नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इसमें संदेह नहीं है कि प्रजातंत्रवाद, प्रतिनिधि शासन और महिला स्वतंत्रता के वर्तमान स्वरूप पर मिल का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो इसमें संदेह नहीं है कि प्रजातंत्रवाद, प्रतिनिधि शासन और महिला स्वतंत्रता के वर्तमान स्वरूप पर मिल का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और मिल के विचारों से प्रेरित होकर विभिन्न देशों में ने महिलाओं को भी मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता देना सुनिश्चित किया है। इस वीडियो में मैंने आपको जे.एस. मिल पूर्ण किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्की के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।